हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 की। और 12th क्लास से बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 से आपका एक मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड में, एचबीएससी सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इस एक्सरसाइज को आप बड़े ध्यान से करें, ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर कर लें इस एक्सरसाइज की। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ना करें तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, इस तरीके से कर लें कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना रहे। वो प्रैक्टिस से ही आपका हो सकता है, तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.4। और 5.4 के अंदर हमें सीखना क्या है उस पर आते हैं हम। तो सीखना है बेटा हमें इक्वेशंस को सोल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड। कौन से मेथड का यूज़ करके बेटा? मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। 10th क्लास में हमने मैट्रिक्स मेथड नहीं सीखा था, लेकिन इक्वेशंस को सोल्व करना ज़रूर सीखा था। इक्वेशंस को वहाँ हम सोल्व करते थे बेटा एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, साथ साथ ग्राफिकल मेथड। इन मेथड से इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करना सीख लिया था। लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं है, वो यूज़ हम नहीं कर सकते। अगर उन मेथड्स को आप यूज़ करेंगे तो बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें यहाँ पर? मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड की स्टार्टिंग करते हैं। मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले आप ये करें कि पुट करें यहाँ पर या लेट करें। तो पुट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स मान लो या पुट कर दो किसी को। किसको मानेंगे बेटा? कोफिशिएंट्स को। जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देखिए, वेरिएबल के साथ जो आया होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट है यहाँ पर 5, -7, 7 और माइनस का 5। ये है बेटा हमारे पास कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कौन कौन है वो आपको समझ आ गया। कोफिशिएंट्स कौन होते हैं बेटा? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। तो हमारे पास आ गया बेटा कोफिशिएंट 5, -7, 7 एंड -5। जिस पोजीशन में थे उसी में हमने एज इट इज उनको लिख लिया। अब ए के बाद हम एक्स मैट्रिक्स को मानेंगे और एक्स मैट्रिक्स आएगी बेटा हमारा वेरिएबल्स वाली। वेरिएबल दो आए हैं तो कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे, एक एक्स एंड वाई। कॉलम मैट्रिक्स इसमें केवल एक ही कॉलम हो। और इसके अलावा हमें मानना है बेटा बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा कांस्टेंट टर्म्स की। और कांस्टेंट टर्म्स को ये ध्यान करना कि वो राइट हैंड साइड में ही हो, दोनों राइट में होने के बाद उनको एज इट इज एक कॉलम मैट्रिक्स में आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया बेटा ए, एक्स एंड बी। ए, एक्स और बी आने के बाद अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि सबसे पहले आप ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करें। क्या करेंगे बेटा? ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स जब हम निकालेंगे तो डिटरमिनेंट्स निकालते वक्त क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम ये करते हैं कि सीधा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5 × -5 दैट इज -25, माइनस लगाते थे, फिर इनकी मल्टीप्लाई होगी माइनस का 49। तो ये हो जाएगा आपका -25 + 49 दैट इज इक्वल टू 24। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाला बेटा और वो हमारा कितना आ गया? 24। अब आते हैं यहाँ पर केसेस पर। जो हमारे पास केस हैं बेटा, केस हमारे पास 3। सबसे पहला केस कौन सा है? वो यही है जिसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो आता है। व्हेन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का डिटरमिनेंट्स, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स 0 नहीं आया तो उस केस में क्या होगा? देन इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन। तो इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, विच इज गिवन बाई, और जो किस तरीके से दिया जाएगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि सबसे पहले आप a, x और b बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाला तो वो कितना आ गया आपका? 24 आ गया। मेन बात वो 0 नहीं आया, क्योंकि जो हमारे केसेस बने हुए हैं वो बने हुए हैं कि डिटरमिनेंट्स का आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा या 0 के इक्वल आएगा। 2 केस है 0 के इक्वल वाले, एक केस है 0 के नॉट इक्वल वाला, कि यानी कि नॉन जीरो वाला। तो बेटा सबसे पहला केस जो है वो हमारा बन के आया कि डिटरमिनेंट्स का आंसर यहाँ पर 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इक्वेशंस का कैसा सोल्यूशन हो जाएगा बेटा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सोल्यूशन गिवन बाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस तरीके से हम उसका आंसर देंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। अच्छा एक बात और, ये क्यों देंगे बेटा? जो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है ये सोल्यूशन इसका क्यों बन जाएगा? एक बार थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। अब यहाँ से जो आपकी ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स की आप x से मल्टीप्लाई करें, a की x से मल्टीप्लाई करें। तो a की x से मल्टीप्लाई की बेटा कैसे होती है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5x - 7y।
जब मल्टीप्लाई की a की x से तो क्या बन के आया 5x माइनस का 7y, और वो इक्वल किसके बेटा 2 के। तो 5x माइनस का 7y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये बना कि a की x से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और इक्वल रख रहे हैं उसको b से, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही जब इसको पूरा करेंगे हम, क्योंकि अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो रहता है ना, तो उसको भी करें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7x माइनस का 5y इज इक्वल टू 3। बेटा हमने क्या किया, हमने ये करके देखा कि a मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई किया, और जब हम a को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है बेटा, वहां से हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन के आ रही है, इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बन गई, और उसको इक्वल रख दे अगर हम यहाँ पर b मैट्रिक्स के, तो पूरी इक्वेशन बन जाती है। तो हमारा काम क्या है बेटा, हमारा काम ये है, यहाँ से हमें ये पता चला कि a को x से मल्टीप्लाई करके अगर हम इक्वल रख देते हैं b के, तो यहाँ पर इक्वेशंस दोबारा बन जाती हैं, और हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है बेटा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, और वो आए हैं मैट्रिक्स x के अंदर। तो यहाँ से x को निकालना है तो a को हटाना पड़ेगा, और a को हटाना है ना बेटा, a को ये देखो, अगर a को हटाना है तो a को ये चेक करो कि वो x से पहले आया है कि बाद में। अगर पहले आया है तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, बाद में आया तो a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। यहाँ पर a जो है वो पहले आया हुआ है x से, तो इसलिए प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड्स। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में आपको एग्जाम में लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड्स, वैसे ये काम हमने पिछले एक्सरसाइज में 5.2 में किया भी था। तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, a इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। अब ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी, और यहाँ पे बच जाएगा x। तो क्या बन के आ गया बेटा, ये बन के आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू, क्या बन के आया बेटा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। जो सॉल्यूशन है वो कैसे दिया गया बेटा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो आपको ये समझ में आ गया होगा केस फर्स्ट, कि इस केस फर्स्ट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से उसका मेथड क्या होता है बेटा। सबसे पहला काम आप इक्वेशंस का क्या करें, इक्वेशंस से आप मैट्रिसेस बनाएं। मैट्रिसेस बनाएंगे आप a, x और b। a मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी बेटा, a मैट्रिक्स बन जाएगी कोफिशिएंट्स की, आपकी जो x मैट्रिक्स है वो बन जाएगी वेरिएबल्स की, और b मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म्स की। मैट्रिसेस बनाने के बाद आप ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालें, और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स ये चेक करेंगे कि वो नॉन जीरो है या फिर जीरो है। अगर जीरो है तो केस सेकंड और थर्ड में जाएंगे हम, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है बेटा, फर्स्ट केस में यह है कि डिटरमिनेंट्स जब हम निकालते हैं तो वो नॉन जीरो मिलता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 24। लिख लेना कि विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कि जो डिटरमिनेंट्स है बेटा वो नॉट इक्वल टू जीरो है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। डेटरमिनेंट जीरो नहीं आया तो इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन। लिखने ये बातें आपको, डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, फिर क्या लिख देंगे, इसके बाद सीधा लिख देंगे, ये सब बातें ना लिखते हुए आप सीधा क्या लिख देंगे, यहाँ से सीधा लिख देंगे। ये तो मैंने तरीका बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। आपको क्या लिखना है, डेटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x को किससे मल्टीप्लाई, x को किसके इक्वल रखेंगे बेटा, a इनवर्स b के। अब a का इनवर्स निकालना लास्ट एक्सरसाइज में सिखा दिया बेटा, यहाँ हम नहीं सिखा पाएंगे। आपको क्या निकालना है, a का इनवर्स। ये आपकी जो a मैट्रिक्स है, इस a मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है बेटा, इस मैट्रिक्स का निकालना है आपको इनवर्स। इनवर्स निकालना आपको आता ही है। मेथड क्या होता है उसका, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें तो वो उसका इनवर्स आ जाता है। और इनवर्स केवल तभी आता है जब डिटरमिनेंट्स जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया बेटा तो नीचे जीरो बन जाएगा, और नीचे जीरो बनने का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर नॉट डिफाइन बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनेंट्स है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, डिटरमिनेंट्स कभी भी जीरो ना आए।
तो डेटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए बेटा, तभी हमारा क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बन के आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन को निकालने की। तो यूनिक सॉल्यूशन को निकालने का क्या तरीका होता है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कि ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, तो यहाँ पर पुट कर देना और b से मल्टीप्लाई, b मैट्रिक्स है आपकी 2 3, इससे आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं एक बार सपोज करके दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि a का इनवर्स कुछ आ गया इस तरीके से कि 1 बाई कितना आया था, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो है ना हमारे पास 24, तो उसको तो एग्जैक्ट लिख लेते हैं 1/24, और यहाँ से a इनवर्स जो है आपका वो बन के आ गया कुछ भी, मान लीजिए 5 7 9 11, और यहाँ पर जो है आपकी b मैट्रिक्स थी, b मैट्रिक्स थे बेटा आपके 2 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 1/24, आपने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरीके से एक एलिमेंट आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट और आएगा। यहाँ से इक्वल किसके चल रहा है बेटा, x के। x का मतलब क्या है, x एंड y। तो यहाँ से जो आप सोल्व करके दो वैल्यू आएंगी a और b, तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू b हो जाएगी। यहाँ से इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बेटा मेथड आपको समझ आया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम a x और b बनाए, a का डेटर्मिनेंट्स निकालने, और नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर 0 आ जाता है डेटर्मिनेंट्स तो क्या होगा वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो देन इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब जिन बच्चों को a इनवर्स आता है उनको कोई भी तकलीफ इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, और बेटा जिनको a इनवर्स नहीं आता निकालना वो लास्ट लेक्चर्स को अटेंड करें, 5.2 को देखें, 5.1 को देखें, वहाँ जो लेक्चर्स हैं उनको चेक करें और वहाँ से आपको जो है a इनवर्स निकालना आ जाएगा। मैं इस वीडियो के जो है ना कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियोज़ के, तो वहाँ से आप उसको सीख लेना पहले। तो यहाँ से x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मल्टीप्लाई करना हम पहले सीख चुके, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास यहाँ से दो एलिमेंट मिल जाएंगे बेटा। तो पहला एलिमेंट x की वैल्यू, दूसरा एलिमेंट y की वैल्यू। इस तरीके से हमारा 2x2 का क्वेश्चन जो है यूनिक सॉल्यूशन वाला वो पूरा हो जाता है। और बेटा सेम प्रोसीजर रहता है 3x3 के लिए। 3x3 के लिए भी आप क्या करते हैं, ऐसे ही a x और b मानते हैं, डेटर्मिनेंट्स निकालते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो बेटा एक भी नई बात नहीं, सारा काम यही कि डेटर्मिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इनवर्स निकालना आपको आता है तो यही तरीका आप अपनाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कौन सा मिल गया बेटा, यूनिक सॉल्यूशन वाला जो मेथड है आपको वो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। चलिए अब हम, ये मैट्रिक्स मेथड था बेटा, ये कौन सा मेथड था आपका, मैट्रिक्स मेथड। छोटी क्लासेस में 10th क्लास में आपने जो है सीख लिया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पर बेटा प्लीज़ आप अप्लाई ना करें। अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स जो है उसके लिए नहीं मिलेंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपको सीखना बेटा मैट्रिक्स मेथड और वही आप अप्लाई करेंगे। चलिए अब एक केस तो हो गया हमारा जिसमें हम इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा केस बेटा जहाँ पर कैसे सॉल्यूशन आते हैं, एक तो रह गया हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस, और एक रह गया बेटा हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला केस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला केस, ये दो केस रहते हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो चलिए अब देखते हैं एक बार कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x - 3y = 4, 4x - 6y = 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। एक और क्वेश्चन हमारे पास, अब करना क्या है, हमें यहाँ से इसको सोल्व करना है, इक्वेशंस को सोल्व करना है। अगर ये कंसिस्टेंट हो, एक बात और आती है बेटा यहाँ पर कि इक्वेशंस को सोल्व तब करेंगे जब वो कंसिस्टेंट हो। बड़ी काम की चीज़ है ये कंसिस्टेंट। दो बातें होती हैं, एक होता है बेटा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती है बेटा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन आए। अब वो सॉल्यूशन बेटा एक आ जाए तब भी कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी यानी कि अनेक आ जाए तब भी कंसिस्टेंट है। यानी कि केस फर्स्ट और थर्ड जो हैं ये कौन से हैं बेटा, कंसिस्टेंट वाले। कंसिस्टेंट मीन्स दोज इक्वेशंस विच हैव सॉल्यूशन, आइदर इट इज वन और इट इज टू मैनी। कि अगर एक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है,
तो भी बेटा क्या माने जाएंगे इक्वेशंस कंसिस्टेंट। और अगर हमारे पास में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, अनगिनत सोल्यूशन आ जाते हैं, तब भी क्या रहेंगे बेटा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है हैविंग नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? हैविंग नो सॉल्यूशन। दोज इक्वेशंस व्हिच डोंट हैव एनी सॉल्यूशन आर नोन एज इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो बेटा अब ये कैसे पता चले कि कौन सी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट? तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम तो वही करना होता है, जैसे इक्वेशन है तो यहाँ से हम बना के चलेंगे बेटा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आप मानेंगे तो यहाँ से आएगी आपकी 2 माइनस का 3 4 माइनस का 6। ठीक है भाई। अब इस ए मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लेंगे बेटा? डेटर्मिनेंट्स। डेटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ 12 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12, तो ये हो गया भाई माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल होके आ गया बेटा 0। डेटर्मिनेंट्स 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बी से। क्या करेंगे बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बी से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9 एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स तो आपको दिखाई दे ही रही है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है ना बेटा। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना आपको? एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। वो आप निकाल पाएंगे आराम से। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट, और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी अभी मैंने आपको बताया था कि बी मैट्रिक्स होगी बेटा कांस्टेंट टर्म्स की। तो कांस्टेंट टर्म्स आपकी जो हैं वो है यहाँ पर 4 और 9। ठीक है भाई। तो एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना बेटा, तो ये काम खुद करना है आपको, और वो क्या आ जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब आप बी से करेंगे इस क्वेश्चन में, तो वो क्या आ जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों आ जाएगा? मेरे पास बेटा यहाँ से मैं डायरेक्ट चेक करके बता सकता हूँ। कैसे? 10th क्लास वाले मेथड से, लेकिन वो मैं अपने मन में कर रहा हूँ बेटा, उसके लिए मैं कोई मार्क्स नहीं ले रहा, मैं केवल अपना मन में चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या तरीका होगा। क्योंकि मेरे को बेटा ये क्वेश्चन पूरा करके ना मार्क्स नहीं लेने, मेरे को आपको मेथड सिखाना है जिससे आप इस क्वेश्चन को पूरा कर पाओ। तो तरीका क्या होता है बेटा उसके लिए? तरीका ये होता है कि आप यहाँ से 10th क्लास में जो 10th क्लास का जो मन अपने मन में देख सकते हैं कि ठीक है कि गलत है, कि यानी कि इसका सोल्यूशन कैसा आएगा वो चेक करने के लिए। तो a1/2 करते थे, 1/2, यहाँ से भी 1/2, और यहाँ से किया तो बेटा 1/2 नहीं आया। शुरुआत वाले इक्वल a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/b2। शुरू में इक्वल, बाद में नॉट इक्वल, ऐसी बातों का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता था 10th क्लास में। तो वहाँ से मेरे को डायरेक्ट पता है। अब मैं इसके लिए इतना सारा काम नहीं करूँगा कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लूँगा फिर उसको बी से मल्टीप्लाई, वो आप कर लेना बेटा, क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करना, और वहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो जो मैट्रिक्स है ना उसके सारे एलिमेंट्स 0 नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट उसमें जरूर होगा। तो इसका मतलब इक्वेशंस का कैसा बना बेटा? शुरू में तो क्या था? डेटर्मिनेंट्स का इक्वल कैसा आ गया? 0। डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो आ गया बेटा 0, और उसके बाद जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से की तो वो क्या आ गया बेटा? नॉट इक्वल टू 0। तो शुरू में तो इक्वल टू 0, और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई बी से की तो वो नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस का क्या होता है बेटा? इक्वेशंस डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। की इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सेकंड केस भी आपको समझ आ गया होगा। 3x3 में भी बेटा इतना ही रहेगा ये क्वेश्चन भी। ये जो तरीका है ये मैंने आपको बताया बेटा 2x2 के लिए भी और 3x3 के लिए भी, दोनों में ही यूनिक सॉल्यूशन वाला मेथड जो अभी इससे पहला क्वेश्चन बताया था वही मेथड रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और 3x3 में नो सॉल्यूशन वाले जो केसेस होंगे उनमें भी यही होगा। यहाँ पर बस आप लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, कि इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2x2 हो 3x3 हो, मेथड यही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी आपको इन इक्वेशंस में नहीं करना। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे तीसरे केस की। तीसरे केस की बात करते हैं भाई। तीसरे केस के अंदर क्या है बेटा? तीसरे केस में ये है कि जैसे ये इक्वेशंस है हमारे पास,
अब 10th क्लास वाला मेथड अगर हम अपनाएं तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 किया तो 1/2, 1/2, 1/2 सारे इक्वल आ गए। तो सारे इक्वल आ जाते थे तो हम कहते थे कि वहां पर होगा बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, वो हम कहते थे 10th क्लास में। हाँ, लेकिन उनसे याद कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। कैसे कि डिटरमिनेंट शुरू में 0 है, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई बी से की वो भी 0 है, शुरू में जैसा वैसा ही बाद में। वही 10th में होता था कि शुरू में भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और बाद में भी इक्वल आ जाते थे वो c1/c2 के। तो सारे ही इक्वल तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, शुरू में कुछ बाद में कुछ तो नो सॉल्यूशन, और शुरू में ही नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इससे अच्छी बात नहीं, उसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। नो सॉल्यूशन में खाली आप लिख के आएंगे कि नो सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन है ही नहीं तो आप सोल्व कैसे कर दोगे? सोल्व तो कर ही नहीं सकते, सोल्व तो उसी को कर सकते हो आप बेटा जिसका कोई सॉल्यूशन होता हो। तो इसका कोई सॉल्यूशन जिनका नहीं होता वो वहीं पर क्वेश्चन पूरा। तो 2 केसेस हम कंप्लीट कर चुके। तीसरा केस आता है हमारा। तो तीसरे केस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 10th क्लास वाला काम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स आपने बनाई, बन के आई बेटा 2 -3 और फिर यहां से 4 एंड -6। अब क्या करेंगे इसके लिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे। यहां से आ गया आपका माइनस का 12 माइनस, यहां से फिर से वही बन जाएगा बेटा माइनस का 12 आना तो माइनस माइनस प्लस 12 कैंसिल होकर इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट्स क्या आ गया बेटा 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, लेकिन अभी क्या आया है इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे बेटा, बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये भविष्य देखने वाला काम मत करना कि कहीं आप ये करने लग जाओ किसी सर हमने तो जो है ना इनका जो है सीधा हमने a1/a2 b1/b2 कर लिया था, बेटा वो यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते आपको, क्योंकि मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेने के लिए हमें अपनी जो क्लास का लेवल है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमारी क्लास के लेवल के हिसाब से हमें काम करना है बेटा मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है कि पहले आप मैट्रिक्स जो है बनाओ और उसके बाद डिटरमिनेंट्स निकालो। वो अगर 0 के इक्वल आ गया तो एडजॉइंट की मल्टीप्लाई b से करो। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आती तो केस बन जाता आपका नो सॉल्यूशन वाला। लेकिन अभी आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई b से कर लेना। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है ए मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। कोफैक्टर्स का क्या करना होता है आपको, ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन कराई देता हूँ आपका। कोफैक्टर्स बेटा उतने ही निकलते हैं जितने कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट बेटा 4 हैं तो कोफैक्टर्स में कितने आएंगे बेटा 4। कोफैक्टर्स में a11 निकालेंगे सबसे पहले, -1 की पावर इनका सम i + j यानी कि 2, -1 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो गई फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो दिखाई देगा बेटा -6। तो मल्टीप्लाई में लिखो -6, -1 का स्क्वायर किया +1, -6 मल्टीप्लाई में तो आंसर आ गया बेटा -6। अब निकालेंगे a12, 4 एलिमेंट के 4 को फैक्टर निकाल रहे हैं। a12 तो -1 की पावर इनका सम i + j किया तो 3, और अब -1 की पावर 3 है बेटा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, दिखाई दिया बेटा 4। -1 का क्यूब करेंगे -1 × 4 तो बन के आ गया बेटा -4। ऐसे ही आप निकालेंगे अब a21 तो -1 की पावर 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिखाई दिया -3। ये आ गया बेटा आपका -1 मल्टीप्लाई बाई -3। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इनको तो 3 आ जाएगा। कैलकुलेशंस को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, मेरा ध्यान मेथड पर होता है। तो -1 की पावर 4 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बच गया हमारे पास 2। तो -1 की पावर 4 किया तो 1, इनटू में बेटा आ गया 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। तो ये आ गया बेटा कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज हो जाता है ना वो क्या होता है बेटा, कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को बोलते हैं हम एडजॉइंट। तो ये केसेस को मैं हटा देता हूँ अब यहाँ से क्योंकि आपको समझ आ चुके। थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, वो मैंने लिखा हुआ अभी। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए जो है
वो आपका क्या बन के आया यहाँ से बन के आया। सबसे पहले लिखेंगे आप A11 कितना आया था आपका -6, A12 -4, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -4, फिर आए बेटा 3 and 2। कैसे आए, उनकी पोजीशन लिखी हुई है 2 1, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर आ गया 3। ऐसे ही 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम वहाँ पर आ गया बेटा 2। तो इस तरीके से जो है लिखे गए। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बेटा ये करेंगे कि इस एक काम रह गया बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये तो केवल क्या है बेटा, कोफैक्टर्स आए थे, और अगर ट्रांसपोज नहीं करते तो गलती हो जाती। सिली मिस्टेक्स का आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो बोलते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ लिख नहीं पाता, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखूँगा। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा। ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देते हैं, तो -6 and 3, सेकंड कॉलम को सेकंड रो तो -4 and 2। ये अब हमारा आ गया बेटा एडजॉइंट। और हमें क्या करना था, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई b से, तो एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। एडजॉइंट ऑफ a आया है हमारा -6 3 -4 2। अब इसको b से मल्टीप्लाई करना है भाई। b मैट्रिक्स क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म्स की। कांस्टेंट टर्म्स में कौन कौन था, 4 and 8। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई तो आता होगा ना आपको, थर्ड चैप्टर से सीखा था हमने मल्टीप्लिकेशन करना। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -24, और यहाँ से आ गया बेटा +24। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 4 जा 16 माइनस का आ गया, यहाँ से प्लस का आ गया, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब हमने बी से की तो उसके दोनों ही एलिमेंट क्या बन गए, 0, यानी कि उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करने पर अगर आ जाती है 0, तो क्या होता है बेटा, देन द इक्वेशंस है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। की इक्वेशंस के क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको सिखा देता हूं 2x2 में, कि 2x2 की जो मैट्रिसेस होती हैं उनके अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो इक्वेशंस थे हमारे पास, ये थी बेटा 2x माइनस का 3y। अब पहले एक बार शुरू से लिख लेता हूँ मैं इक्वेशंस को, और उसके बाद आपको सिखा देता हूँ। इक्वेशंस को स्टार्टिंग से लिख लेता हूँ। इसी क्वेश्चन में जो इक्वेशंस थे हमारे पास, उन्हीं को एक बार स्टार्टिंग से लिख के अब आपको बता रहा हूँ बेटा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकालने कैसे। मैंने आपको पहले तो क्या बताया कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालें। कैसे निकालें, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट्स निकाला है मैट्रिक्स का, वो अगर नॉट इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। दूसरा केस डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकाला और वो आ गया बेटा आपका 0, देन यू विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ a एंड मल्टीप्लाई इट बाय b मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए की बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वो अगर आपका क्या आ जाता है बेटा, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई अगर आपने बी से की और वो अगर आ जाती है आपकी नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 आ गया, एडजॉइंट की बी से मल्टीप्लाई 0 नहीं आई, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में हो जाएगा कि आपका जो है वहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा केस क्या था, जहाँ पर डिटरमिनेंट्स निकाला 0 आ गया, फिर एडजॉइंट के बी से मल्टीप्लाई की वो भी 0 आ गया। अभी हम कर रहे थे उसी केस को पूरा करेंगे अब। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आई, एडजॉइंट की मल्टीप्लाई बी से की वो भी कितना आ गया, 0, देन इक्वेशंस है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और उनको निकालेंगे कैसे, अब हम उस पर आ जाते हैं कि इक्वेशंस के जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, और दूसरा था हमारे पास 4x माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशंस थे हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो इनका बेटा अब क्या निकालना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकालना है 2x2 में।
फिर मैं आपको 3x3 के भी एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करेंगे। और फिर आज का होमवर्क भी बताएंगे कि इसमें आज का काम जो है आपका कहाँ तक कब पूरा हो जाता है, कितने क्वेश्चंस आप करके लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर आप ये करेंगे कि इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, सिंपल वाली को ले लो। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल है, उसमें उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बनी है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कौन सी ले ली बेटा आपने, फर्स्ट ले ली। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ली आपने, उस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपके पास ये है बेटा कि 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, कि 2x माइनस 3y जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 4 के। यहां से आप पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू के, या तो x को के मान लो या फिर y को के मान लो, आपकी मर्जी है बेटा। मैं दोनों ही केसेस से करवा देता हूं, या तो आप पुट कर देते x को के या फिर कर देते आप y को के। पहले एक बार एक से पूरा कर दूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। तो x को के मान लिया बेटा, और अब x की वैल्यू के रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा 2k माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहां से अब देखो भाई x तो हमारा k बन चुका, यहां पर लिख भी देना वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। k क्या है बेटा, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, मतलब जो मन में आएगा वो हम k की वैल्यू मान सकते हैं। 1 माने तो 1 मान ले, 2 माने तो 2 जो है 2 मान ले, 3 माने तो 3 मान ले, वो हमारी मर्जी होती है बेटा, मन मानने की है। जो मन करेगा वो मान लेंगे, उसी तरीके से चलता जाएगा। तो अभी जो बात थी वो क्या थी कि हमने x की वैल्यू को तो k मान लिया, वो तो एक कांस्टेंट बन गया, लेकिन हमें y की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y के अलावा जो भी उनको हटाएंगे, तो सबसे पहले दूर वाला हटेगा। ये तो बेसिक बातें हैं, शायद आपको आती हैं अच्छे से। माइनस का 2k, अब आपको यहाँ से क्या करना है बेटा, y की वैल्यू चाहिए तो -3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस का 2k डिवाइडेड बाई माइनस का 3। अब एक काम और अच्छा करना चाहें तो माइनस को ऊपर ले जाएं, ताकि साइन ऊपर वालों के चेंज हो जाएं, तो 4 हो जाएगा माइनस का और 2k हो जाएगा प्लस का। तो 2k प्लस का है तो आगे माइनस का 4 पीछे और नीचे आ गया बेटा 3। ये आ गई आपकी y की वैल्यू, और x की वैल्यू आपने क्या मान ली थी बेटा, आपने मान ली थी x की वैल्यू k। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो गया। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके बन गए कि k की वैल्यू आप 1 मानेंगे तो x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 1 रखा तो सोल्व करके y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई, 2 रखी तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ दूसरी आ गई, 3 रखा तो तीसरी आ गई, कुछ ना कुछ हर बार अलग वैल्यू इस तरीके से हमें मिलती चली जाएंगे। हम कितनी वैल्यू मान सकते हैं बेटा, k की वैल्यू जितना मन करे, मन की कोई लिमिट थोड़ी ना होती है, मन में तो जितनी आएंगी उतनी मानते जाएंगे। तो k की वैल्यू यहाँ से मानेंगे x की वैल्यू बनेगी, और उसको पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे कहेंगे सर कि हमने x को k माना, हम y को भी तो k मान सकते थे। बिल्कुल मान सकते थे। तो उस केस में बेटे वैसे तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका, लेकिन अगर कोई बच्चा y को k माने, या बुक वाले जो हैं बेटा वो बुक वाले y को k मान के क्वेश्चन को सोल्व करें, अपनी अपनी मर्जी होती है बुक वालों की, कोई x को k मानता है, कोई y को k, मर्जी है तो फिर मर्जी चलाते भी हो। तो चलिए अगर दूसरे वाले तरीके से सोचें कि y को k मान लिया, तो y को k माना तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो आप फिर से y की वैल्यू k, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3, y के प्लेस पर रखेंगे आप k इक्वल टू 4। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि y को तो आप मान चुके k, तो x को निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस का 3k, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 3k डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आपने क्या मान रखी थी बेटा k। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन ये पूरा हो जाता है। अब इस तरीके से करें या उस तरीके से, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमारा जो तरीका है वो पूरा हो जाता है। तो बेटा हम आज आपने 3 तरीके सीख लिए। कौन सा सबसे पहले फर्स्ट केस कौन सा सीखा, 3 केस सीखे। फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन वाला, सेकंड केस नो सॉल्यूशन वाला,
और थर्ड केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला, कि जो उनकी मैंने बताया था कि कब कौन सा केस लगेगा वो आप ध्यान रखेंगे। ये केसेस आपके कनेक्टेड थे 10th क्लास से, लेकिन 10th क्लास की हेल्प से आप इनको याद कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते बेटा। यहाँ पर एग्जाम में तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही अपनाना पड़ेगा, प्रॉपर उसको करके दिखाना पड़ेगा, अपने लेवल के हिसाब से काम करेंगे ना आप, तभी आपको लेवल के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज वो बेटा पूरे पर क्रॉस भी कर सकता है, और कर देते हैं कई बच्चे, फिर बाद में शिकायत करते हैं। तो इस तरीके से आप रिस्क मत लेना, आप अपना काम जो है 12th क्लास के हिसाब से करना। तो होमवर्क में अभी क्या है, हमें क्या करना है बेटा, हमें ये करना है कि 2x2 के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, कौन से वाले, 2x2 के आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशन के, नो सॉल्यूशन के, चाहे 3x3 के भी मिले वो भी आप कर सकते हैं। 2x2 के, 3x3 के यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, दोनों ही तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्टार्टिंग में मिलेंगे बेटा पहले 5 में, वो आप इनको करेंगे अच्छे से। फिर दूसरी बात आती है बेटा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए 2x2 के, तो 2x2 वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप कर लेंगे इजीली, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो वो भी आप कर लेना। इसके बाद बारी आती है कि जो 3x3 के जो क्वेश्चन हैं ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाले, वो हमें इसके बाद और सीखने हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे बेटा। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।